क्या हाल है? ठीक है। यस सर। आज हम लोग एक ऐसा चैप्टर शुरू करेंगे जिसको आज ही के क्लास में द एंड किया जा सके, है ना? देखो, सर डेरिवेटिव पढ़ा रहे थे आप वो। डेरिवेटिव में थोड़ा और मेहनत करवाना पड़ेगा। डेरिवेटिव आखिरी टॉपिक रखते हैं ना, अभी टेस्ट है। डेरिवेटिव में ऐसे निकल जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, समझिए। डेरिवेटिव पढ़ाते पढ़ाते हमें याद आया, लिमिट भी तो अलग से ही पढ़ाए हुए थे ना। यस सर। इसी बात से याद आया, आप टेंशन मत लीजिए, आपका चैप्टर कोई छोड़ेंगे नहीं, आपको बढ़िया से पटक पटक के धोएंगे हर चैप्टर में, टेंशन मत लीजिए, ठीक है? क्योंकि आपका जो आप ऐसे कहेंगे तो जल्दी जल्दी फिर आधा में, अभी 5 मिनट में डेरिवेटिव खत्म हो जाए, 5 मिनट के बाद दूसरा चैप्टर, तो आप बाद में नहीं कहेंगे रोज ही सर बहुत जल्दी जल्दी दो दो चैप्टर खत्म कर देते हैं एक एक दिन में। हम आपको ऐसा कोई मौका नहीं देंगे, ठीक है? आज थोड़ा सा मजेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा मजा लेने वाला टॉपिक है। फिर मजा इसलिए है, मुझे तो मजा आएगा, सजा आपके लिए इसलिए है क्योंकि इसमें प्रीवियस नॉलेज की जरूरत पड़ती है। ओके, और प्रीवियस नॉलेज में बस दो ही चीजें की जरूरत पड़ेगी, एक तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन की, और एक जो जरूरत पड़ेगी, बस थोड़ा सा जरूरत पड़ेगा प्रोबेबिलिटी की, जो पिछले साल आपने सीखा था, है ना? तो चलिए, उस हेडिंग का नाम होता है प्रोबेबिलिटी। डाल दीजिए हेडिंग जल्दी से, फटाक से। हमें पता है डेरिवेटिव में कहाँ से चेन रूल से बताना है, वो हमें याद है। डाल दिए प्रोबेबिलिटी, डाल दी हेडिंग। यस सर। अच्छा, प्रोबेबिलिटी में कुछ टर्म्स हैं। तो अगर मान लो हम लोग 10th के हिसाब से इनका थोड़ा सा जान पहचान बढ़ाएं, तो प्रोबेबिलिटी जनरली दो तरीके का होता है, ठीक है? दो तरीके से प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। एक होता है प्रोबेबिलिटी, होता है इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी। क्या होता है? इंपेरिकल। और दूसरा होता है, सेकंड होता है थ्योरेटिकल। ठीक है? इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी में हम किसकी बात करते हैं? बेसिकली ये जो होता है वो जुआरियों का मैथमेटिक्स है, गैम्बलर्स का है, ठीक है ना? यू नो जुआरी। ओके, तो गैम्बलिंग से ये प्रोबेबिलिटी आया था। अभी फिलहाल हमें ये पता नहीं चलेगा कि गैम्बलिंग से कैसे आया था, तो अभी तो फिलहाल समझते हैं। एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस। क्या डिफरेंस है? जैसे एक बच्चा एक क्वाइन लिया, टॉस किया, हेड आया टेल आया, उसको लिख लिया, फिर क्वाइन को टॉस किया, 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 ऐसे कर दिया। तो मान लो उसने क्या किया कि 10 टाइम्स, कितने टाइम्स बेटा? 10 टाइम्स क्वाइन को टॉस किया, और उसने ऑब्जर्वेशन लिखा। तो उसने ऑब्जर्वेशन में हेड लिखा और टेल लिखा। हेड उसका 7 टाइम्स आ गया और टेल 3 टाइम्स आया। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड निकालेगा तो 7 डिवाइडेड बाई 10, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल निकालेगा तो 3/10 आएगा। ये किसका है बेटा? एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आई बात समझ में? ये बात आई समझ में कि इसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ ट्रायल्स जो होंगे वो क्या होंगे? फाइनाइट होंगे। नंबर ऑफ ट्रायल्स इसमें क्या है बेटा? फाइनाइट। ओके, नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या हो गए? फाइनाइट हो गए। जैसे मान लो कोई जैसे गैम्बलिंग होगा, गैम्बलिंग इनफाइनाइटली थोड़े चलता है। इमेजिन कर सकते हो, ऐसा तो है नहीं कि ये गैम्बलर है, वो चलाए जा रहा है, कई हजार सालों से वो गैम्बलिंग चलता आ रहा है, ऐसा तो नहीं होगा ना? 1000 साल के इंसान है ही नहीं जो हमेशा गैम्बलिंग, वो जुआ खेलता रहे। वो क्या होता है? नंबर ऑफ ट्रायल्स वहां पे फिक्स होते हैं।
क्या होते हैं, फिक्स होते हैं ना, कि 10 बार खेलना है या 5 बार खेलना है या 15 बार या 50 बार। ऐसा थोड़ी है कि तब तक खेलते रहना है, भले ही तुम कर्जे लेके खेलते रहो। तो उसमें होता है ना, बहुत सारे लोग बेचारे डूब जाते हैं, है ना। तो वो सब चीज नहीं, हम उस पे नहीं जाएंगे। तो इम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी ये होता है जहां पे एग्जैक्टली डेटा हमें लिखा हुआ है। जैसे अभी हमने आपको एक एग्जैक्ट डेटा क्या दे दिया कि हमने क्वाइन को टॉस किया, उसमें से हेड आया कितनी बार, 7 बार, और टेल आया कितनी बार, 3 बार। तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड फेवरेबल हमारे पास 7 है, और टोटल हमारे पास 10 है, तो 7/10। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में हम अप्रोच लगाते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि अगर मान लो गेटिंग हेड, अगर एक एक क्वाइन को टॉस करते हैं, ठीक है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो हम कहते हैं कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो 1/2। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल क्या कहते हैं बेटा, दिस इज ऑल्सो 1/2। यहाँ पे हम कोई डिफरेंशिएट नहीं करते। यहाँ पे देखेंगे तो दोनों की प्रोबेबिलिटी अलग अलग है ना। तो हमारा ये पूरा जो चैप्टर है वो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी पे चलेगा। एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी के बारे में आपको और विशेष जानकारी लेनी हो तो आप 9th वाले कक्षा की बुक उठा लीजिएगा, उसमें एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी ही निकालना होता है। अब क्या हुआ कि थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में हम किस तरह के तो एक होता है एक्सपेरिमेंट। क्या होता है बेटा, एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट जो होता है कि एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, किसको एक्सपेरिमेंट कहते हैं, एक्सपेरिमेंट कहते हैं कोई एक ऑपरेशन होता है जिसको परफॉर्म करते हैं, तो वेल डिफाइंड रिजल्ट अगर आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ठीक है। यस सर। वाटर में अगर साल्ट दे देंगे तो साल्टी हो जाएगा, तो वेल डिफाइंड आउटकम्स आता है। वाटर में अगर चिली मिक्स कर देंगे तो साल्टी आएगा, नहीं आएगा, ये भी एक आउटकम्स ही है ना, नहीं आएगा। वाटर में अगर शुगर मिक्स कर देंगे तो साल्टी आएगा, तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट ही है। नहीं सर, साल्टी तो नहीं आएगा, कुछ और आएगा, है ना। तो मतलब क्या हो गया, कुछ एक्सपेरिमेंट में कौन से एक्सपेरिमेंट होते हैं, किस एक्सपेरिमेंट की हम बात करते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। किस एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। प्रोबेबिलिटी में हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे। कहोगे सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या कहते हैं कि ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें हमारे पास ये तो पता होता है कि आउटकम्स क्या आएगा, आउटकम्स क्या क्या आएगा पता होता है, लेकिन एग्जैक्टली क्या आएगा ये नहीं पता होता। जैसे मान लो एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, हमने क्या किया कि हाथ में ये मोबाइल रखा, ठीक है, दिखाई दे रहा है, इसको छोड़ेंगे तो कहाँ जाएगा, सबको पता नीचे है जाएगा। कहाँ जाएगा, नीचे। 100%। अच्छा अच्छा, छोड़ेंगे अगर इस पेन को अगर छोड़ेंगे तो कहाँ जाएगा, नीचे ही जाएगा। वाह, अरे बड़े बढ़िया यार। और इसको छोड़ेंगे, ये एक बॉक्स है, उसको छोड़ेंगे तो कहाँ जाएगा, नीचे कुछ ही नीचे ही जाएगा, ऊपर छोड़ने जाएगा कुछ। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं कहेंगे। बात आई समझ में। अब इस मोबाइल को मैं ऊपर फेंक दूंगा तब कहाँ जाएगा, ऊपर। बट तब भी नीचे ही आएगा। नीचे जाएगा ना। अच्छा हाँ। फाइनल आउटकम क्या है इसका, इसको ऊपर फेंक दे तब कहाँ जाएगा, तब भी नीचे जाएगा। सामने फेंक दूं तब कहाँ जाएगा, तब भी सर नीचे ही जाएगा। राइट में फेंक दूं तब भी कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। लेफ्ट में फेंक दूं तब भी नीचे जाएगा। नीचे की तरफ फेंकूं तब भी नीचे ही जाएगा। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट जो होते हैं इनको रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं कहेंगे, क्योंकि इसका आउटकम्स जो डिफाइंड है और क्या आएगा वो सबको पता है। यहाँ पे किसी बच्चे ने आंसर नहीं दिया कि इस मोबाइल को आप यहाँ से छोड़ोगे तो जाके ऊपर जाके ना वो छत से जाके चिपक जाएगा, बिकॉज हम अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में ये काम कर रहे हैं ना, है ना। तो यहाँ नीचे जाएगा, तो ज्यादा दिमाग नहीं लाना है कि सर स्पेसशिप में चले गए तो ये तो फ्लोट करना शुरू कर देगा, देयर इज नो एटमॉस्फेयर, इज समथिंग फ्लोटिंग, तो वो नहीं करना। ओके, अगर मान लो सपोज करो यही काम करते हो तुम, लूडो खेले हो कभी, अब नहीं खेले हो, यस तुम सर, खेला है। ऐसा खेला है सर। खेला है। तो लूडो में एक डाइस होता है, डाई कहते हैं जिसको, डाइस तो उसका प्लूरल होता है, डाई होता है, ठीक है। ऐसा। उस डाई को जब हम थ्रो करते हैं, पासा, हाँ, बादशाह पाशा, मतलब खतरनाक खतरनाक नाम होता है हिंदी में। यही लूडो खेलो तुम, बनवा।
तो ये जो आशा पाशा जो भी होता है, तो उसको जब अपन थ्रो करते हैं, ठीक है, तो अपन थ्रो करते हैं तो क्या होता है, मन में तो इच्छा होती है कि ये आ जाए, वो आ जाए, वो आ जाए, मतलब खेलते समय का सिचुएशन है, लेकिन होता वही है जो उसको आना होता है वही आता है। कभी हमारी पसंद का आता है और कभी हमारी नापसंद का ना आता है। यस सर। ठीक है, शकुनी मामा वाला पासा थोड़े है महाभारत वाला, चलो फाइव तो ऐसे भांजे कितना चाहिए, तो वो वाला नहीं है। तो इस तरह के पासे को क्या कहते हैं, ऐसे भी पासे की बात हम लोग करते हैं, ऐसे भी सिचुएशंस की बात करते हैं, तो उसको कहते हैं बायस्ड, कहते हैं बायस्ड, समझते हो ना, किसी को ज्यादा प्यार करना, यानी किसी आउटकम्स को ज्यादा प्यार कर देना, उसको बायस्ड कहते हैं, और बायस्ड ओपिनियन होता है ना। यस सर। ऐसे बहुत सारे बच्चों को लगता होगा ये क्वेश्चन पूछते हैं तो फटाक से बताते हैं, हम पूछते हैं तो ये हमें बताते नहीं, हमें डांट देते हैं, टीचर इज बायस्ड। ठीक है, लेकिन क्या करोगे, टीचर बायस तो होता नहीं है, फिलहाल जाने दो, उस बातों पे नहीं जाते। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का डेफिनेशन अगर कोई पूछेगा, ये थोड़े कहोगे कि लूडो पे डाई को थ्रो करते हैं, उससे जो आता है उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं, ऐसा तो नहीं लिखेंगे ना। शकुनी मामा जो क्वाइन, उनके पास जो डाइस था, उनको जो थ्रो करते थे उसको बायस्ड डाइस कहते हैं, ये डेफिनेशन लिखेंगे, कहेगा हु इज शकुनी मामा, पता चलेगा अमेरिकन है तो वो तो समझेगा शकुनी मामा, ये दिस इज न्यू मैथमेटिक्स, लेट अस स्टार्ट थिंकिंग व्हाट इज शकुनी मामा, व्हिच टर्म शकुनी मामा हैज क्रिएटेड इन द मैथमेटिक्स। ओके, तो ऐसी बात है। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या हो गया, इन विच वी नो अबाउट द आउटकम्स बट व्हाट एग्जैक्टली कम्स आउट वी डोंट नो। वी नो अबाउट द आउटकम्स, हमें तो आउटकम्स जैसे कि हमें आउटकम्स पता होगा, वेन एवर वी आर टॉसिंग ए डाई, यानी डाई को अगर हम टॉस कर रहे हैं तो वी नो कि देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 2 3 4 एंड 5, बट व्हाट एग्जैक्टली कम्स आउट वी डोंट नो, एंड सच टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट इज नोन एज रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, लिख लिया, लिख लिया। सर फर्स्ट वाला एग्जांपल भी उसमें आ जाएगा। विच वन? सर जो आपने एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी का एग्जांपल दिया, जैसे आपने 10 बाय कॉइन को टॉस Okay, किया। I'm not talking about empirical probability. Empirical probability also is the random experiment से ही होता है। There is a number of trials is fixed, जो कहते हैं, जहाँ पे कहते हैं उसको दिमाग में वहीं पे रख के, इसको पढ़ना है तो 9th में चले जाओ फिर से, गदाधारी कहीं का, जहाँ पे कहेंगे उसको छोड़ के बाकी दुनिया सोचता रहेगा। ये गया 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 स्पेसशिप में गया मोबाइल छोड़ने के लिए, ये क्लास में नहीं है, स्पेसशिप में घूमना शुरू कर दिया। ये अधिकार केवल श्रेय का है, तुम्हारा कहाँ है? श्रेय ही केवल जा सकता है। सर, if we throw the mobile at the speed of light, what will happen? But its mass will be defected and length should be contracted, time will be dilated. There are three possibilities. So mass will be defect, but mass is always conserved. But this is not conserved whenever we throw a particle with the speed of light. This is known as quantum mechanics. Okay, the quantum theory of light. ओ वहां नहीं जाना भाई, जितने भी साइंस के एक्सपेरिमेंट होते हैं ना बाबा, वो सारे एक्सपेरिमेंट जो होते हैं ना, वो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं होते। व्हेन एवर वी आर गोइंग टू फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसको मान लो एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना चाहते हैं, और मान लो 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, तो मास्टर आके कान पकड़ के घुमा देगा, भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के आसपास लाओ, और तुम 1.2 ले आया है, इसका मतलब जरूर गलत है। लिटमस टेस्ट करते हैं तो एसिड का टेस्ट ब्लू लिटमस रेड में होगा, ब्लू लिटमस ब्लैक में हो गया, तो इसका मतलब तुमने कुछ और काम कांड कर दिए हैं वहां पे, है ना। तो कुछ जो साइंस के एक्सपेरिमेंट होते हैं ना, उसमें हमें आउटकम्स भी पता है तो होता है, जब तक वो आउटकम्स नहीं आता है तब तो एक्सपेरिमेंट हम पूरा ही नहीं करते हैं, याद है। लेकिन डाइस हो गया, क्वाइन हो गया, इन सब को टॉस टॉस करते हैं, एक बैग है, बैग के अंदर बहुत सारे बॉल्स हैं, बॉल्स को उठा के बाहर निकालते हैं। तो ये सब सारे एक्सपेरिमेंट जो है वो कौन से एक्सपेरिमेंट है? रैंडम एक्सपेरिमेंट। कौन से एक्सपेरिमेंट है? रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सैंपल स्पेस, अगला लाइन लिखो, सैंपल स्पेस, SAMPLE, सैंपल स्पेस। लिख लिया?
The Yes, set of sir. all possible outcomes of the set of all possible outcomes, ये सब definition है. The set of all possible outcomes of a random experiment is called sample space. लिख लिया? तो इसका Yes, मतलब sir. है कि यहाँ से हमें ये समझना है कि प्रोबेबिलिटी में अभी तक जो कांड हम कर रहे थे उस कांड में एक कांड और ऐड कर देना है. उस कांड का नाम है सेट थ्योरी. अगर हम इंसर्ट कर देंगे सेट थ्योरी तब ये बहुत ही खूबसूरत सा थ्योरी बन जाता है जिसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी. तो प्रोबेबिलिटी को जब भी पढ़ेंगे तो सेट थ्योरी आएगा. सेट थ्योरी के साथ प्रोबेबिलिटी खुद भी अपना एक एग्जिस्टेंस रखता है. और तीसरी बात, इसमें काउंटिंग करना है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. तो यानी काउंटिंग करने के लिए एक और चैप्टर होता है जिसका नाम होता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन. दिस इज द फुल ऑफ काउंटिंग. नंबर्स ही काउंट करते रहते थे. तो फुल ऑफ काउंटिंग वहां पे भरा पड़ा है. तो ऐसे चैप्टर्स जो होंगे, ये तीनों चैप्टर का इन्वॉल्वमेंट इसमें होगा. ठीक है. तो ये 3 चैप्टर का कॉम्बिनेशन होगा. आईआईटी जेईई जब भी पूछेगा तो यानी आपको परमुटेशन का क्वेश्चन पूछेगा तो विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी पूछ लेता है. ठीक है. ओके. प्रोबेबिलिटी का अपना भी क्वेश्चन, परमुटेशन का अपना भी क्वेश्चन पूछ देता है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी पूछ लेता है. तो एक ही बार में 2 चैप्टर निपट जाता है ना. ओके. सैंपल स्पेस के बाद होता है इवेंट. इवेंट, अरे इवेंट तो बहुत सारे मनाए होंगे आप लोग हैं. घटनाएं, आजकल तो इवेंट ही इवेंट हो रहा है. घर में पकोड़े का इवेंट, यही सब इवेंट चल रहा है. इवेंट होता है द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज नोन एज इवेंट. सर क्या बोला आपने? द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, the subset of some sample space is known as event. तो कोई भी इवेंट, कोई भी सैंपल स्पेस है, उसके जितने भी सबसेट होंगे, तो आप समझते हैं कि एक सैंपल स्पेस में अगर n एलिमेंट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे? 2 raised to the power n. यू नो अबाउट इट. ठीक है. तो 2 raised to the power n is the total number of subset of a set which has n elements. If a sample space has n elements, the total number of possible subsets are 2 raised to the power n. So there are the possibility of 2 raised to the power n events. There are some events which has no element. नो एलिमेंट यानी क्या हो गया? 5 हो गया. तो इस तरह के इवेंट को कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट. कौन सा इवेंट कहते थे? इम्पॉसिबल इवेंट. ठीक है. और जिसमें सारे के सारे ए सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कोई इवेंट है जिसमें सैंपल स्पेस के सारे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, तो दिस इज नोन एज श्योर इवेंट. यू नो अबाउट दिस. इम्पॉसिबल इवेंट और श्योर इवेंट, ऐसा प्रोबेबिलिटी जिसका, ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी शून्य होती है उसको हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट. ऐसी प्रोबेबिलिटी जिसका, ऐसा इवेंट जिसका प्रोबेबिलिटी 1 होता है उसको हम क्या कहते हैं? श्योर इवेंट. ओके. अच्छा, उसके बाद इसमें आता है एलिमेंट्री इवेंट. कौन सा आता है? एलिमेंट्री इवेंट. एलिमेंट्री इवेंट क्या हो गया? ऑल द सबसेट, all the singleton subset of a sample space, all the singleton subset of a sample space is known as elementary event. लिखते जाओ फटाफट. All the elementary event of a sample space is known as एलिमेंट्री इवेंट. कौन सा इवेंट कहते हैं उसको? एलिमेंट्री इवेंट. यानी ऐसा इवेंट जिसमें केवल और केवल एक ही एलिमेंट हो उसको क्या कहते हैं? एलिमेंट्री इवेंट. यस. ठीक है. बोले आगे बोले. यहीं पे Yes, एक sir. लाइन नोट करके लिख लो. सम ऑफ ऑल इवेंट, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ, SUM सम, SOME नहीं, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट, sum of probability of all elementary event is equal to 1. किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है.
सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट हमेशा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। यानी कोई मान लो सैंपल स्पेस है, यू जस्ट थिंक सपोज अबाउट द सैंपल स्पेस। आई थिंक जिसको समझ में आता है वो हाँ लिखेगा, जिसको समझ में नहीं आता है वो भी हाँ लिखेगा। ठीक है, मान लो कोई सैंपल स्पेस एस है, ठीक है, एस इज अ सैंपल स्पेस, ठीक है, उसके एलिमेंट्री इवेंट है E1 E2 E3, ठीक है, ऐसे करके मान लो En तक है, इतने एलिमेंट्री इवेंट है। तो PE1 प्लस PE2, PE1 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस PE3 प्लस ऑन PEN जो होगा वो किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। गॉट इट और नॉट? यस समझ सर, में आया कि नहीं है? यस सर, आ गया। पक्का? यस सर आ गया। यस सर, आ गया। जैसे मान लो ऐसे एक सैंपल स्पेस है डाइस वाला, तो 1 2 3 4 5 6 आएगा, है ना? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 एंड सो ऑन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 कितना हो जाएगा? 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 कितने टाइम्स हो जाएगा? 6 One. टाइम्स। दिस इज इक्वल टू क्या हो गया? 6 into 1/6 इज इक्वल टू 1। ओके, तो कौन कौन सा इवेंट में आपने देख लिया? एलिमेंट्री इवेंट देख लिया, एलिमेंट्री इवेंट देख लिया, ठीक है, ओके। एलिमेंट्री इवेंट के बाद दूसरा आता है कंपाउंड इवेंट। कौन सा इवेंट होता है? कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट जो होता है, कंपाउंड करने का मतलब होता है कि जहां पे मोर देन वन एलिमेंट्स होते हैं। लिखो, द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, sample space which has more than one element is known as उसको क्या कहते हैं? known as compound event। कौन सा इवेंट कह देते हैं? कंपाउंड इवेंट, ठीक है। जैसे ये यही वाला जो सैंपल स्पेस है, यही वाला जो सैंपल स्पेस है एस जो है, उसमें a इज इक्वल टू मान लो 1,2 लिख दिया, तो ये कौन सा इवेंट हो गया? कौन सा इवेंट हो गया? कंपाउंड इवेंट, कंपाउंड इवेंट। ठीक है। और b इज इक्वल टू मान लो 1 2 3 लिख दिया, ये भी कौन सा इवेंट होगा? कंपाउंड कंपाउंड इवेंट। इवेंट। और c इज इक्वल टू मान लो 4 लिख दिया, तो ये कौन सा इवेंट है? एलिमेंट्री इवेंट। कौन सा इवेंट है? एलिमेंट्री इवेंट। आई बात समझ में? एक ही एलिमेंट सिंगलटन सबसेट बनेगा, यस सर आ वो कौन सा इवेंट होगा? एलिमेंट्री इवेंट। और जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट होगा उस इवेंट को अपन क्या कह देंगे? कंपाउंड इवेंट, ठीक है। ये बात आ गई समझ में? यस और नो? यस सर। यस सर, आ गई। पक्का 100%? यस सर। यस सर। इक्वली लाइकली इवेंट। अरे कहानी के बाद बहुत आसान है ये चैप्टर। अभी देखो ना फटाफट, बुक है ना तुम लोगों के पास कि नहीं है? यस सर, है, बगल में रखी है। हाँ, इक्वली लाइकली इवेंट। इसके एग्जांपल इक्वली लाइकली इवेंट को हम ये कहते हैं कि अगर मान लो किसी भी आउटकम्स के आने की प्रोबेबिलिटी अगर सेम होती है तो उसको इक्वली लाइकली इवेंट कहते हैं। जैसे मान लो अगर कोई डाइस अपन थ्रो करते हैं तो 1 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। 2 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा? 1/6। 3 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। तो ये प्रोबेबिलिटी अगर सबकी प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी तो उसको हम क्या कहेंगे? इक्वली लाइकली इवेंट। क्या कहेंगे? इक्वली लाइकली इवेंट। मान लो सपोज करो एक बैग है, बैग जानते हो ना? BAG बैग। उसमें मान लो 5 रेड बॉल है और प्लस 5 ब्लैक बॉल है, ठीक है। तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। तो ये क्या हो गया? जल्दी से बोलो, क्या हो गया? इक्वली आउटकम हो गया। लेकिन अगर मान लो एक बैग है, ठीक है, उसमें क्या हो गया? रेड बॉल जो हमारे पास 5 था लेकिन ब्लैक बॉल जो है मान लो 10 है, तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? P ऑफ गेटिंग रेड
1/3 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक इज इक्वल टू 2/3, दोनों अलग है, इक्वली लाइकली नहीं है। तो तुम ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि भाई साहब अगर बैग में बिना मत्था मारे बिना देखे हाथ अगर डालेंगे तो ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, तो सट्टेबाज सभी ऐसे ही लगाते हैं ना, जिसके जीतने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है उसी पे लगा देते हैं कि भैया ये जो है यही जीतेगा। ठीक है, तो ये इक्वली लाइकली नहीं होगा। ठीक है, सर आई हाँ, इसमें क्या हो गया? सर इसमें ये डाउट था कि जिसके मतलब आपने पहले वाले क्वेश्चन में बोला कि 5 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है अपने पास, तो मतलब इसमें ये थोड़ा स्पेसिफाई कर रखा है कि जो 5 रेड बॉल है वो आइडेंटिकल ही हैं, मतलब मान लो अगर अनआइडेंटिकल हो गई इस केस में। मैंने ऐसी कोई बात करी है? नहीं सर। हाँ, तो बस वहीं पे शांत रहना। आइडेंटिकल है, अनआइडेंटिकल है। नहीं सर तब तो नहीं तो अगला लिख लो ना कि इफ ए पर्सन हैज 17 पेयर्स, लिखो क्वेश्चन, ए पर्सन हैज 17 पेयर ऑफ शूज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी सेलेक्टिंग 2 पेयर्स सो दैट ईच पेयर आर डिफरेंट। कुछ भी, मतलब शुरू करें एक ही बार, लिखो, अगला लिखो, लिखो क्वेश्चन, तुमको यही चाहिए तो लिखो क्वेश्चन, बट लिखो क्वेश्चन। Let P be a Bernoulli trial. What is the probability of getting winning a game? लिखो। हवा में चल रहा है क्या क्लास? हाँ ठीक है, इसको कर लेना, ये जब हो जाए तो बता देना। सर क्या बोला आपने, लेट पी बी ए बर्नौली, तो बर्नौली ट्रायल, ये क्या होता है? ठीक है, तो इसको कर लेना फिर बता देना। अगला लिखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो तुमको भटकाने आता है तो मुझे भी भटकाने आता है ना, मैं भी भटका दूंगा कहीं पे। तब तक सोचते रहो इसको, तब तक हम बेसिक चीजें कर लें। ठीक है, अभी हम केवल इक्वली लाइकली इवेंट समझते हैं। ठीक है ना? ओके, नाउ कम टू द पॉइंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जो होता है वो समझ लो कि ऐसे होता है, डिसजॉइंट सेट के साथ होता है। इसके डिसजॉइंट सेट का क्या होता है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी अगर फाई के इक्वल होता है तो सेट क्या होता है? डिसजॉइंट। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब क्या होगा कि हैपनिंग ऑफ वन इवेंट रेस्ट्रिक्ट द हैपनिंग ऑफ अदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो डाइस को अपन थ्रो करते हैं, किसको थ्रो करते हैं बेटा? डाइस को थ्रो करते हैं। डाइस को थ्रो करने के बाद कहते हैं गेटिंग अ ऑड नंबर। तो ऑड नंबर जैसे ही तुमने मांगने की कोशिश करी तो इसका मतलब क्या हो गया? इवन नंबर वहां पे नहीं आएगा ना। तो क्या होता है, जल्दी से लिखो, टू इवेंट्स, लिखो, टू इवेंट्स are said to be mutually exclusive if E1 intersection E2 is equal to 5। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर मान लो कहोगे कि सर अगर कोई सैंपल स्पेस है उसके मान लो 3 इवेंट के बारे में मैं बात कर रहा हूं, E1 E2 E3, तो इसका मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तो क्या होना चाहिए? E1 इंटरसेक्शन E2 भी 5 के इक्वल होना चाहिए, E2 इंटरसेक्शन E3 भी किसके इक्वल होना चाहिए? 5 के इक्वल, और E3 इंटरसेक्शन E1 भी जो होना चाहिए 5 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, आई बात समझ में? तो इस तरह के इवेंट को हम क्या कहते हैं? कौन सा इवेंट कहते हैं? जल्दी से बोलो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, अभी क्वेश्चन पे नहीं आए हैं, अभी पहले फंडामेंटल्स और जो डेफिनेशन है उसको दिमाग पे रख रहे हैं। ठीक है, आइडेंटिकल अनआइडेंटिकल करते रहेंगे, अभी फंडामेंट लिखो। एग्जॉस्टिव इवेंट, पता चला टर्म में ही घूम जाओगे या पता चला क्वेश्चन करते रहना है। एग्जॉस्टिव इवेंट, हाँ उसको पढ़ लो, लिखा हुआ है, पढ़ लो और समझा दो। हाँ लिखो। सर मुझे कहते हैं? हाँ तुम्हें ही कह रहे थे, तुम ही पढ़ रहे थे तो और किसको कहेंगे? नहीं सर एग्जॉस्टिव इवेंट लिखा होता ना, वो लिख रहा था। हाँ तो वही तो मैं भी कह रहा था, मैं कुछ और कह रहा था क्या? अरे बाबा, आज तक हम जानते रहते हैं हमारा बच्चा क्या कर रहा है।
बस तुम खाली वीडियो ऑन रखो ना, तो तुम कितनी बार पढ़ रहा है, तुम्हारे अगल बगल बाएं दाएं में कितनी बार हवा चल रही है, वो सब पता रहता है। चलो फिलहाल उसकी बात। एग्जॉस्टिव इवेंट, देखो एग्जॉस्टिव इवेंट जो होगा, ठीक है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट इवेंट है, ये तुम्हें क्वेश्चन में लिखा हुआ दिखाई देगा। मान लो हम कहते हैं कि E1 कॉमा E2 कॉमा E3 so on En are the exhaustive event of a sample space S। देन क्या होता है, E1 यूनियन E2 यूनियन E3 so on यूनियन En जो होता है वो S के इक्वल होता है। और यहाँ पे जब भी हम सेट थ्योरी लिखाएंगे तो सैंपल स्पेस एज ए यूनिवर्सल सेट काम करेगा। कैसे काम करेगा? एज ए यूनिवर्सल सेट। एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब क्या हो गया कि जितने भी इवेंट्स आपने लिखे हुए हैं सबका यूनियन जो होना चाहिए वो सैंपल स्पेस के इक्वल आना चाहिए। तो इसका मतलब ये सारे इवेंट कौन से इवेंट हो जाएंगे? एग्जॉस्टिव इवेंट हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सैंपल स्पेस लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मान लो E1 है, ऐसे लिखा हुआ है 1 2 3, E2 लिखा हुआ है मान लो 2 3 4 5, और E3 लिखा हुआ है किसके इक्वल बेटा? 6 के इक्वल लिखा हुआ है। तो अब अगर इसका करेंगे E1 यूनियन E2 यूनियन E3, अगर इसकी बात करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब पूरा का पूरा सैंपल स्पेस हो गया। तो ये जो इवेंट हो गया वो क्या हो गया? तीनों इवेंट कौन से हैं बेटा? एग्जॉस्टिव इवेंट। यस। आई बात समझ में? आई बात समझ में? यस सर, आ गई। ठीक है, अगला लिखो पार्टीशन ऑफ सेट्स। पहले थेरेटिकली हम स्ट्रांग होले हैं, समझे, और इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, उसके बाद तो कहानी चौपट ही है। पार्टीशन ऑफ सेट, क्या वर्ड यूज किया? जल्दी से बोलो, क्या यूज किया? पार्टीशन पार्टीशन ऑफ सेट्स। ऑफ अ सेट। तो सेट की जगह पे हम पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं यहाँ पे? सैंपल स्पेस। ठीक है, तो पहली बात लिखोगे लेट E1 कॉमा E2 कॉमा E3 so on En are said to be partition of sample space if पहला E1 यूनियन E2 यूनियन E3 so on यूनियन En इज इक्वल टू S के इक्वल होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन, यानी क्या होना चाहिए? एग्जॉस्टिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एग्जॉस्टिव। सेकेंड कह रहा है कि EI इंटरसेक्शन EJ इज इक्वल टू 5 के इक्वल होना चाहिए व्हेन I इज नॉट इक्वल टू J। इसका मतलब क्या होना चाहिए? म्यूचुअली, म्यूचुअली क्या होना चाहिए? एक्सक्लूसिव होना चाहिए। ठीक है। सर आप और बोर्ड पे लिख रहे हो अभी? नहीं बेटा, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी क्या होना चाहिए? कोई भी नल सेट नहीं होना चाहिए। दिख रहा है बेटा? सर इसमें फर्स्ट वाला कंडीशन उसके लिए होना चाहिए और बाकी दो नहीं होने चाहिए, सेकंड और थर्ड वाला कंडीशन। हम्म। सो पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस में मतलब फर्स्ट वाला कंडीशन होना चाहिए और सेकंड थर्ड वाले में नहीं होना चाहिए। सेकंड और थर्ड जो कंडीशन है नल सेट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला। हम्म। क्या चीज? फिर से बोलो।
क्या तो बोल ये मैं पूछ रहा था कि जो फर्स्ट मतलब इसमें एग्जॉस्टिव होना चाहिए और बाकी नल सेट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होना चाहिए। हाँ तो वही तो लिखा हुआ है, इसका मतलब ही तो ये होता है किसी के नहीं मतलब मुझे लगा कि वो फर्स्ट वाले में भी इज नॉट इक्वल टू डालना था, इसलिए पूछा। मतलब ऐसे सपना कब आ गया? ऐसे कौन सा टर्म मैंने बोल दिया जिससे तुम्हें एकदम से समझ में आ गई ये बात? ऐसा मैंने क्या बोल दिया जिससे अचानक से ये कंक्लूजन आ गया? ऐसा मैंने कुछ बोला है कि अचानक से ये नोट्स में मतलब कि आपने दोनों में लिखा हुआ था ना, मतलब दोनों में नॉट इक्वल टू डाला हुआ था ना, मुझे लगा तीनों ही कंडीशन नहीं होनी चाहिए। सेकंड वाले में कहा नॉट इक्वल टू डाला है? ये कोई भी कुछ भी कर आई तीनों होने चाहिए, मतलब नहीं होगा ऐसा है। तो सर भाई आपने वो टिक लगा रखा है ना, तो उसको लग रहा है कि फर्स्ट वाला होना चाहिए और बाकी दोनों कंडीशन नहीं होने चाहिए। अच्छा वो तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा यार इतना ये भी काटा हुआ था ऐसे इसको बेटा, तो कहीं पॉइंट तो नहीं लगा हुआ होता है यार। तो अगर ऐसे सिचुएशन होते हैं तो इसका कहा जाता है पार्टीशन ऑफ सेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? पार्टीशन ऑफ सेट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसको लिखने का पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस इसका क्या जरूरत पड़ेगा? तो इसमें हम लोग जब इसमें थ्योरेटिकली थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग बेस थ्योरम पढ़ेंगे। तो बेस थ्योरम जो होता है वो पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस से होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता है, बहुत सारी चीजें। फिलहाल देखो प्रोबेबिलिटी में बस एक बहुत भयंकर चीज तुम्हें बता रहे हैं जो पूरे प्रोबेबिलिटी का बेस होता है। बेस ये होता है, बहुत ही सिंपल सा बेस होता है कि अगर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और अगर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स पता चल जाएगा तो हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। बस इतनी ही है, पूरे प्रोबेबिलिटी का बेस ही यही है। कोई थ्योरम आए चाहे ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हम आईआईटी जेईई के खतरनाक से खतरनाक क्वेश्चन केवल फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है ना, यानी फंडामेंटल फॉर्मूला जो 10th में सीखे थे, हम लोग उसी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिलहाल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जो होता है वो क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होता है बेटा? NE अपॉन क्या होता है? NS। यहाँ पे NE क्या होता है? NE क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल, एलिमेंट्स इन इवेंट, हाँ फेवरेबल आउटकम्स के इवेंट, मतलब फेवरेबल हाँ आउटकम। जो भी होगा। और NS क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्या हो जाएगा बेटा? सैंपल स्पेस। ठीक है, सैंपल स्पेस। तो ये जो फॉर्मूला है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसी से पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी चलता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात होता है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होती है 0 से लेके 1 तक होता है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी होता है कि पीई का वैल्यू अगर 0 के लिए इक्वल होता है तो इवेंट ई जो होता है उसको कहा जाता है इम्पॉसिबल इवेंट है। और आई थिंक हाँ आई थिंक ये सब सारी बातें 10th में पढ़े हुए हो। और पीई जब 1 के इक्वल होता है तो इसको ई इवेंट, ई को कौन सा इवेंट कह देते हैं? श्योर इवेंट। ठीक है, और तीसरा जो प्रोबेबिलिटी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट प्लस, फिर कहेगा इतना सारा क्या लिख दिया? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग ऑफ द सेम इवेंट, हमेशा इसका सम 1 के इक्वल होता है। तो ये कुछ चीजें हैं, ये सिर्फ 3 को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। और अब आ जाएंगे क्वेश्चंस के तरफ आ जाएंगे। एक टर्म आता है ऑड इन फेवर। ठीक है, कोई भी इवेंट है ऑड इन फेवर, तो ऑड इन फेवर होता है पीई अपॉन क्या होता है बेटा? पीई बार। और ऑड इन अगेंस्ट इजिकल टू होता है पीई बार अपॉन क्या होता है? पीई। तो ये सब कुछ चीजें, कुछ फॉर्मूलाज हैं, याद करें। और इसके बाद आप लोगों के पास टारगेट जैसा कोई चीज होगा उसको जल्दी से फटाक से निकाल लीजिए। निकाल लिए भाई? पेज नंबर 44 शायद आपने निकाल लिया होगा। पेज नंबर 44 निकाल लिया भाई? बोलिए हाँ। निश्चय निकाल लिया। बहुत बढ़िया। हो गया? यस सर, हो गया। पेज नंबर 44 एक्सरसाइज 19.1।
फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे टू कार्ड्स आर ड्रॉन। क्या कह रहे हैं? टू कार्ड्स आर ड्रॉन। अब लगाइए दिमाग, वन बाय वन, मतलब इसका मतलब समझते हैं, फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। वन बाय वन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब लैंग्वेज जो है ना, लैंग्वेज को पकड़ना बहुत ही जरूरी है। तो प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम आर किंग, बोथ ऑफ देम आर किंग, ठीक है। चलिए, तो पहला अगर मान लीजिए फर्स्ट कार्ड हम निकाले, ठीक है, फर्स्ट कार्ड निकाले, तो फर्स्ट कार्ड निकाले तो किंग लाने के प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 4c1 अपॉन 52, यानी 4/52। कुछ आया समझ में? यस सर। 1/13। कुछ आ रहा है समझ में? अब एक कार्ड आप निकाल दिए, तो दूसरा कार्ड जब निकालेंगे, तो दूसरा कार्ड निकालेंगे तो आपके पास कितने किंग हैं? कितने किंग हैं? 3 ही बचेंगे ना, एक तो ऑलरेडी निकाल लिया आपने। तो क्या लिखेंगे? 3c1 अपॉन क्या लिखेंगे? 51c1 1/17। तो प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम आर किंग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलो, 1/13 इंटू 1 बाय कितना हो गया? 17। और दोनों के कैलकुलेशन 1/221। सर, हाँ मैडम। मैडम नहीं सर। हाँ तो बोलो मैडम, जितनी देर में शर्मा रहे हो उतनी देर में बोल लो। हाँ सर, ये मैं पूछ रहा था कि आपने इसका लॉजिक क्या था, 4c1 और 52c1 का। बस 4 में से एक लेना था, लॉजिक यही होता है सिलेक्शन में। अब बस हो गया तुम्हारा। तो अभी आइडेंटिकल अनआइडेंटिकल कर रहा था और C1 C2 लगाया, इसी में घबरा गया। 4 को कार्ड होता है, 52 कार्ड का कहानी तो तुमको मालूम ही होता है उसमें नहीं क्या। सर, इतना तो पता ही है। सर C1 मतलब C का लॉजिक समझ नहीं आता मुझे। सी मतलब सिलेक्शन होता है, सेलेक्ट टेकिंग 1 कार्ड आउट ऑफ 4 कार्ड। हाँ, ओ, अच्छा अच्छा। बस हो गया। अभी आइडेंटिकल अनआइडेंटिकल कर रहा था, अभी बस C1 लगाया इसी में। आइडेंटिकल थिंग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू ग्रुप्स, अभी तो सबसे आखिरी वो है परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, तो आखिरी से शुरू करेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्वाइन इज टॉस एंड डाइस इज रोल्ड, ठीक है। एक क्वाइन को टॉस किया गया, डाइस को रोल किया गया। प्रोबेबिलिटी दैट क्वाइन सोज द हेड एंड डाइस सोज द टेल। तो टोटल सैंपल स्पेस में कितना होगा? हमारे करने से नहीं होगा। टोटल सैंपल स्पेस में कितना होगा भैया? सर हेड टोटल टेल्स और सैंपल 1 से स्पेस लेकर में 6 क्या तक। होगा? एस में क्या होगा? एच के साथ आएगा 1, फिर एच के साथ क्या आएगा? 2, ऐसे करके कहाँ तक आएगा? एच के साथ 6 आएगा। फिर क्या आ जाएगा? टेल के साथ 1। हाँ, थोड़ी देर के बाद दिमाग लगाना, टेल के साथ 2, ऐसे करके टेल के साथ 6, यही ना आएगा। तो टोटल कितने हो गए? एनएस में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? 12 एलिमेंट्स। ओके। और कह रहा है कि क्वाइन सोज हेड एंड डाइस सोज 6, एक ही आ रहा है, हेड और 6। तो रिक्वायर्ड इवेंट्स में कितने एलिमेंट्स है? 1। तो पीई इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? एनई अपॉन क्या हो गया? एनएस। दिस इज इक्वल टू हो गया 1/12। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड करो। ओह माय गॉड, जल्दी करो।
अगर छोड़ दे तो पूरे दिन में क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। हाँ भाई, आइडेंटिकल अनआइडेंटिकल बताओ। सर मैं बताऊं, इसमें NS हो जाएगा आपका 1,1, मतलब कि वैसे कर लेंगे तो 6 raised to power 6, और 1,1 1,6 से लेके 6,6 तक। वैसे था हर के 6 बनेंगे तो 6 raised to power 6 हो जाएगा। NS और NE हो जाएगा 1, सब में अलग अलग लेना है तो उसमें फैक्टोरियल आ जाएगा। आंसर वो फाइनल बताएगा। तो वो 6 फैक्टोरियल सर सेकंड ऑप्शन, 6 raised to power 6। सर सेकंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन ठीक है। तो पहली बात क्या कह रहे हैं, पॉसिबिलिटी। तो हमारे पास क्या है, 6 है, 6 डाइस है, 6 हो गए। तो पहले पे कितनी पॉसिबिलिटी, 6 6 6 6 6 6 पॉसिबिलिटी है ना। तो क्या हो गया, एनएस में कितना हो गया, 6 raised to the power 6। कह रहा है कि ऑल ऑफ देम, अब ई के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑल ऑफ देम कह रहा है क्या, इनमें से जितने भी हैं वो शो डिफरेंट फेसेस। यहाँ पे से 6 में कोई भी आ सकता है, तो 6 हो गया। तो जो यहाँ पे आ जाएगा वो दूसरे में नहीं आ सकता। 5 4 3 2 1। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, 6 फैक्टोरियल। तो एन ई इज पी इज इक्वल टू क्या हो गया, 6 फैक्टोरियल अपॉन क्या हो गया, 6 raised to the power 6। चलो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, 3 numbers are chosen from 1 to 30। प्रोबेबिलिटी दैट, पी निकालना है, पी numbers are not consecutive। नंबर्स जो होने चाहिए वो कंजिकेटिव नहीं होने चाहिए। बहुत बढ़िया आंसर दे दिया आपने। जल्दी बताइए, गलत सही बताइए। सर इसमें हम्म कंसेक्यूटिव की कैसे निकालेंगे सर, मतलब इसमें ऐसा कर सकते हैं हम लोग कि नॉट कंसेक्यूटिव तो लिखा है इसमें तो कॉन्जिक्यूटिव की तो कंसेक्यूटिव की निकाल लें और उसके बाद उसको एक 1 में बार से में माइनस 4 कर लोग दें। बोलते हैं, उसको नॉइज कहते हैं ना। एक को खत्म होने दो, बीच में पता नहीं क्या बोल दिया। हाँ बोलो, क्या बोल रहे मानस। सर टोटल तो निकल गया, उसके बाद सर कंसेक्यूटिव की निकाल के 1 में से माइनस सर, लेकिन कंसेक्यूटिव कैसे निकालेंगे, मतलब नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव आउटकम्स। 29 होगा ना। बोलो, हम तो सुन रहे हैं। सर इसमें तो पहले नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव 1 to 30 में कितने बन सकते हैं, तो वो 29 होगा अगर एक डाइस लेंगे तो। डाइस पे नंबर आता है 1 से डाइस नहीं, लेकर। मतलब कि कोई भी एक नंबर लेंगे तो 1 to 30, तो 29 कंसेक्यूटिव पेयर्स बनेंगे। क्वेश्चन पढ़ लो ना एक बार, और आंख काहे बंद करके क्वेश्चन पढ़ते हो।
डाइस बन जाता है, डाइस से नंबर बन जाता है, नंबर से कुछ और बन जाता है। मजाक चल रहा है? हाँ, चलो तो मतलब नॉन कंजेकेटिव की बात कर रहा है तो इसका मतलब 3 नंबर। सबसे पहले 3 नंबर अगर हम सेलेक्ट करते हैं 30 में से तो उसको क्या लिखेंगे? 30C3। 3C30। 3C30 मतलब 3 में से 30 नंबर ले लोगे। हाँ जी, हाँ जी मिथिलेश सर, अब क्लास में क्यों नहीं गए अभी तक? हैं? ये कब से होने लगा भाई? तो क्या हो गया, एनएस में कितना हो गया? 30C3 हो गया। यहाँ तो कहानी ऐसे हो गई। अब कह रहे हैं कि नंबर्स आर नॉट कंजेकेटिव। कितने नंबर सेलेक्ट किए जा रहे हैं? 3 नंबर सेलेक्ट किए जा रहे हैं। तो कंजेकेटिव नंबर का क्या बन सकता है? 1 2 3। और क्या बन सकता है? 2 3 4। और क्या बन सकता है? 3 4 5। ऐसे करके कहाँ तक बन सकता है? 28 29 30। 28 इसको बनेंगे ऐसे। इसको छोड़ के जो भी नंबर होगा नॉन कंजेकेटिव होगा। 1 2 4 क्या कंजेकेटिव नंबर्स हैं? नहीं है ना। नो सर। तो तीनों नंबर कंजेकेटिव नहीं होना चाहिए। तो इसके ये कितने नंबर्स मिलेंगे? 28 नंबर ऐसे मिलेंगे ना। काउंटिंग है 1 2 3 सर कैसे काउंट किया? तक। तो कितने कंजेकेटिव नंबर्स हैं? टोटल नंबर ऑफ कंजेकेटिव नंबर्स कितने हैं? जल्दी से बोलो। तो अब फिर से कर ले क्वेश्चन। क्वेश्चन कर ले। तो एनएस में हमारे पास क्या हो गया? 30C3। एनई मतलब क्या हो गया? कंजेकेटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कंजेकेटिव नंबर्स। कितने हो गए? 28। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कंजेकेटिव नंबर। कंजेकेटिव नंबर की प्रोबेबिलिटी हमने निकाला तो क्या हो गया था? 28/30C3 इज इक्वल टू 28/30 इंटू 29 इंटू 28 इंटू क्या हो गया? 1 इंटू 2 इंटू 3। 28 28 3 2 जा 6 6 5 जा 30 1 अपॉन क्या हो गया? 145। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन कंजेकेटिव नंबर, नॉन कंजेकेटिव नंबर is equal to 1 minus 1 by 145 is equal to 144 by 145। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5। हाँ भाई, आइडेंटिकल। अभी तक एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। श्रेय राणा आइडेंटिकल। सीधा क्वेश्चन में आइडेंटिकल लगाओ। आइडेंटिकल आखिरी वाला लगाएंगे। सर मल्टीनोमियल लगा दें इसमें? करो क्वेश्चन, करो सामने क्वेश्चन फटाफट लगाओ। अब डिस्कशन में आ नहीं रहा, बाद पीछे पीछे नारा लगाएगा। कितने गर्ल्स कितने बॉयज? 12 गर्ल्स 18 बॉयज। 2 स्टूडेंट्स चूजन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ? 12C2 divided by 30C2। तो बस हो गया। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा? P इज इक्वल टू हो गया 12C2 अपॉन क्या हो गया? 30C2। कैलकुलेट करो। 12 गुने 11 डिवाइडेड बाय 30 गुने 29। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 6 2 जा 12 6 5 जा 30 मतलब क्या हो गया? 22 अपॉन 145। ठीक है, तो होमवर्क में आपका ये है कि ये वाला एक्सरसाइज करके आएंगे। ठीक है, ओके भाई, बोलो हाँ या ना। 5 सर क्वेश्चन। नीचे 30C2 Yes, क्यों है? sir. 30 होना Yes, चाहिए sir. ना क्या 30 क्या होगा? 30 में से सर, 2 क्योंकि टोटल तो 30 है ना। मारूंगा। उसमें से कितने सेलेक्ट करना है? पिट जाओगे। क्वेश्चन वो तो पढ़ते सर नहीं? फेवरेबल नहीं होगा ना।
ये हद है इंसान। कितने लोगों के बारे में बात करना है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ना पूरा। हाँ सर, दो स्टूडेंट्स को रैंडमली चूज करना है। तो 2 स्टूडेंट 30 में से कितने को सिलेक्ट करना है? 2 को। तो 30C2 तो यही बताता है ना, सिलेक्शन ऑफ 2 आउट ऑफ 30 है। सर इसमें से लेकिन फिर अगर 30C2 करते हैं मतलब 2 को सिलेक्ट कर रहे हैं ना 30 में से, तो उधर नीचे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो मतलब क्या कहना चाह रहे हो? तो क्वेश्चन कह रहा है 2 को, हम अपने मन से थोड़ी कर रहे हैं इसमें। तो 2 को सेलेक्ट करना है तो उसका क्या तरीका हो गया? 30C2 हो गया, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? तुम ये कह रहे हो ना 30C2 का मतलब 30 फैक्टोरियल मतलब अपॉन 2 फैक्टोरियल 28 फैक्टोरियल 30 इंटू 29 अपॉन 1 इंटू 2। और 12C2 में भी क्या आ जाएगा? 12 इंटू 11 अपॉन 1 इंटू 2। और दोनों को डिवाइड करेंगे, ये वाला कैंसिल। तो यही तो लिखा हुआ। तो 2 को क्यों नहीं सेलेक्ट करेंगे? जब क्वेश्चन कर रहा है 2 को सेलेक्ट कर रहा है तो तू 1 को करेगा। ये थोड़े लिखा हुआ 1 बाय 1 सेलेक्ट करना है। लिखा हुआ है कहीं पे क्वेश्चन में? क्या लिखा हुआ है? पढ़ो क्वेश्चन एक बार जोर से पढ़ो। बस इसके लैंग्वेज में फंसे तो फंसा देगा। क्या लिखा हुआ है? from a class of 12 girls and 18 boys, 2 students are chosen randomly, but चूजन रेंडमली। 2 स्टूडेंट को चूज किया, सेलेक्ट किया रेंडमली। कितने में से? 30 में से। वो दोनों जो स्टूडेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए? गर्ल्स होना चाहिए। तो गर्ल्स कितने हैं तुम्हारे पास? 12 गर्ल्स हैं। 12 गर्ल में से 2 होना चाहिए। 12C2 अपॉन 30C2। बस हो गया खत्म। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि हम कह। ठीक है, ठीक है सर। ये हो गया तुम्हारा। इसके 5 क्वेश्चन बता दिए, बाकी 6 क्वेश्चन और है, उसको तो तुम कर ही लोगे, बहुत समझदार हो। नहीं होगा तो हम भी हैं यहाँ पे। अगला लिखो, एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। लिखो, क्या लिखोगे? एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। अच्छा, यहाँ पे ध्यान से देखना, पी ए इंटरसेक्शन बी लिखा रहेगा और या फिर पी ए बी लिखा होगा। इसका मतलब हो गया कि जल्दी से बोलो, क्या हो गया? ए एंड बी वाला सिचुएशन जहां पे होगा, जहां पे दोनों होगा, अकरेंस ऑफ ए एंड बी। ठीक है, पी ए इंटरसेक्ट ए यूनियन बी, इसको ऐसे लिखा जाता है पी ए प्लस बी भी कहीं लिखा रहेगा। इसका मतलब क्या होता है? ए और बी। ठीक है, इसी तरह पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और इसको पी ए माइनस बी लिखेंगे। इसमें क्या लिखेंगे? ए बट नॉट बी, यानी सेट थ्योरी का ये यूज होगा। एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है? मान लो सपोज करो तुम्हें मालूम होगा एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होता है? एन ए प्लस एन बी माइनस क्या होता है? एन ए इंटरसेक्शन बी होता है। उसी तरह पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है, क्या होता है? पी ए प्लस पी बी माइनस होता है पी ए इंटरसेक्शन बी। तो यही है एडिशन रूल ऑफ, इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी इसी को कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको? एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। कंक्लूजन में लिख लो, पहला, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, देन पी ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो 0 के इक्वल होगा, और पी ए यूनियन बी जो होगा वो होगा पी ए प्लस पी बी के इक्वल हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट, if A and B are independent event, then पी ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो होता है पी ए इंटू पी बी। दैट इंप्लाइज पी ए यूनियन बी जो इसके केस में लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटू पी बी। कहीं पे तीसरी बात, कोई कहता है कि पी ए माइनस बी लिखो,
तो दिस इज इक्वल टू लिखोगे पी ए माइनस बी, समझ में आता है कैसे लिखा जाता है? पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। कोई कहता है चौथी बात पी बी माइनस ए लिखो, ये सब छोटी बात है, प्रोबेबिलिटी यूज करोगे, मतलब सेट थ्योरी से इस रिजल्ट को लिखा जाता है ए इंटरसेक्शन बी। तो ये सब कुछ होंगे। जो एडिशन रूल कौन सा हो गया, जल्दी से बोलो, एडिशन रूल क्या हो गया? पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, जल्दी से बोलो, क्या लिखते हैं? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन बी। और इसी का ये कुछ रिजल्ट है जो आपने लिखा है, इसी का रिजल्ट है। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव तो पी ए इंटरसेक्शन बी किसके लिए? जीरो के लिए। और इंडिपेंडेंट इवेंट अगर होंगे तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या होगा? पी ए इंटू पी बी। इसको याद रखिएगा। सर यहाँ पे इंडिपेंडेंट इवेंट का क्या मतलब है? दोनों इवेंट अलग अलग हो, एक दूसरे पे डिपेंड ना करें, उसको इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। ओके सर। नाम ही सफिशिएंट है, नाम ही काफी है इसका। ठीक है, नाम में ही सब कुछ रखा हुआ है। 49 होगा, उसको जल्दी से निकाल लीजिए। सही वाला पार्ट रिपीट कर दो कि अब एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी वाला सर टाइम आप लिख रहे थे वो स्क्रीन सिंक नहीं होती तो समझ नहीं आता। हाँ, ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है, वो सारा लिखा हुआ, उतनी ही बातें हैं बेटा, इसमें क्या और क्या बता। बस एक बार दिखा दो कि सर, एक बार स्क्रीनशॉट लेता हूँ फटाफट से। हाँ, वो सारा लिखा हुआ है बेटा, सारा तुम्हें दिख रहा है, अभी जितना दिख रहा है ना, ये हो गया एडिशन रूल हो गया। इसको हमने लेफ्ट में लिख रखा है, इसकी बात बस लेफ्ट में यही लिखा हुआ है, ठीक है ना? नेटवर्क ठीक करो ना, 2 साल हो गए अब। ये पहले तो एक और लैग हो जाता है सर, मैं क्या करूं, मेरे हाथ में थोड़ी ना है। नहीं, मेरे हाथ में भी नहीं है ना बेटा। ये फर्स्ट रिजल्ट है, ये सेकंड रिजल्ट है, ये थर्ड रिजल्ट है, ये फोर्थ रिजल्ट है। जल्दी से पेज नंबर 49 निकालो। ये हम लोगों पे किसी के हाथ में नहीं है बेटा, इस भगवान के हाथ में है नेटवर्क ठीक करना। सर पहले तो 1 है, 0.1 फर्स्ट ऑप्शन। ये इधर से उधर भागेगा, इधर से इधर भागेगा, तो इसका मैं क्या करूं? ये यही होता है बेटा। चलिए, फर्स्ट दिया हुआ है 19.2 एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन, पी ए इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 0.4। पी ए प्लस बी कितना लिखा हुआ है? 0.7। और पी ए बी क्या लिखा हुआ है? 0.2। तो पी ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? पी ए प्लस क्या लिखते हैं? पी ई माइनस पी ए बी। समझ रहे हो ना? ये सब देखो, यही है। पी ए प्लस बी जी क्या हो गया? 0.7 इज इक्वल टू क्या हो गया? 0.4 प्लस पी बी माइनस क्या हो गया? 0.2। आया समझ में? पी बी इज इक्वल टू कितना हो गया? 0.5। ठीक है, चले भाई, बड़ा करें इसको। क्वेश्चन नंबर 13, 2 cards are drawn one another with replacement। मतलब ये पैक ऑफ कार्ड है, इससे एक ड्रॉ करोगे और ड्रॉ करने का फिर वापस रख दोगे, ठीक है? अच्छा, विथ रिप्लेसमेंट ड्रॉ करना है। फ्रॉम पैक ऑफ 52 cards, B throws a pair of dice. What is the chance that A get both card of same suit और B get a total of 6? ठीक है, टोटल कितना चाहिए? 6 चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर निकालें? तो पहला कार्ड ड्रॉ किया, तो देखो, तो हमारे पास कितने स्वीट्स होते हैं? अगर मान लो 52 कार्ड्स हैं तो इसमें क्या होता है? 4 डिफरेंट टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जल्दी से बोलो। हार्ट, डायमंड, क्लब, स्पेड।
क्लब्स होता है, और क्या होता है, हार्ट होता है, और क्या होता है भाई, डायमंड होता है। ठीक है, तो इसमें से क्या चाहिए, किस कोई भी एक का दोनों चाहिए, एक ही टाइप का दोनों चाहिए। तो तुम्हारे पास फोर में से कोई भी एक सेलेक्ट कर लो। तो फोर में से एक सेलेक्ट करने का क्या तरीका हो गया, जल्दी से बोलो। 4C1 इंटू उसमें से क्या चाहिए, 13 कार्ड में से एक और 52 कार्ड में से एक, इंटू क्या चाहिए, 13 कार्ड में से एक और क्या चाहिए, 52 कार्ड में से एक। ठीक है, तो 1 बाय 1 कर रहा है, तो ये पैक ऑफ कार्ड है। पैक ऑफ कार्ड में से तुम्हें कोई भी एक ही चाहिए। स्पेड्स मिले तो दोनों स्पेड्स मिले, क्लब्स मिले तो दोनों क्लब्स मिले, हार्ट मिले तो दोनों हार्ट मिले, डायमंड मिले तो दोनों डायमंड मिले। इसको कैलकुलेट करोगे 4 इंटू 1 बाय 4 इंटू 1 बाय 4, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/4। जब हम पीबी की बात करेंगे तो पीबी में कह रहा है कि टू डाइस, पेयर ऑफ डाइस थ्रो किया जाता है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स यानी सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 6 स्क्वायर। और सम कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो 1 5 से 6 आएगा, और किससे आएगा, 2 4 से आएगा, और किससे आएगा, 3 3 से आएगा, और किससे आएगा, 4 2 से आएगा, और किससे आएगा, 5 1 से। तो कितना हो गया बेटा, जल्दी से बोलो, 5/36। कितना हो गया, 5/36। Getting a card from pack of card and throwing a die or getting six, both are कौन सा इवेंट है, these are independent event। समझ रहे, एक दूसरे पे डिपेंड करता है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो पी ए एंड बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो, पी ए इंटू क्या हो जाएगा, पी बी। दिस इज इक्वल टू 1/4 इंटू क्या हो गया, 5/36 इज इक्वल टू 5/144। क्वेश्चन नंबर 14 पे प्रोसीड कर जाओ। अब क्वेश्चन ही है बचा हुआ। क्वेश्चन नंबर 14, एट लीस्ट वन विल शो इट्स डिजिट 6। कम से कम एक पे डिजिट क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। हो जाएगा। यस सर। तो देखो इसको कैसे करते हैं, ये डाइस है, डाइस पे क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, यही आ सकता है ना। यस दूसरे डाइस पे भी क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। यस सर। तो यानी एनएस में हमारे पास क्या हो गया, 6 raised to the power 2 36। अच्छा, फेवरेबल में कहता है कम से कम एक पे 6 आ जाए, तो हम सोचते हैं कि मतलब कोई भी 6 ना लाए, तो इसका मतलब हम ऐसे सपोज कर ले 1 2 3 4 5, मतलब पहले डैश पे यही नंबर आ सकता है, दूसरे डैश पे यही नंबर आ सकता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे टोटल पॉसिबल जिसमें कोई भी, यानी इवेंट, ये जो इवेंट है कि नन शो, कोई भी नहीं शो कर रहा है, नन शो 6, तो कितना हो जाएगा, जल्दी से बोलो, 5 × 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25। लेकिन हमें क्या कर रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, क्या कह रहा है, एटलीस्ट, क्या कह रहा है, जल्दी से बोलो, एटलीस्ट 1 डाई शो 6। क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो, 1 माइनस क्या हो जाएगा, 25/36 इज इक्वल टू 11/36। ऐसे भी कर सकते हैं, कम से कम एक डाई जो है वो 6 शो करे, उसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या हो गया, यही तो है, ऊपर करते ही गायब हो गया। क्या हो गया तरीका बताओ। अगर इवेंट में लिखे ई लिखे तो क्या बनेगा, 1,6, और क्या बनेगा, 2,6, और क्या बनेगा, 3,6, 6 4,6, और क्या बनेगा, 5 5,6, और क्या बनेगा, 6,6। फिर क्या बनेगा, 6,1, और क्या 6,1 बनेगा, 6,2 6,3 6,3, और क्या 6,4 बनेगा, 6,4, और क्या बनेगा, 6,5। तो टोटल ये कितने मिले, एनई में कितने हो गए, 11, एनएस में कितने हैं बेटा, 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस इज इक्वल टू 11/36। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। क्वेश्चन नंबर 15,
दिखाई दिया? इन ए थ्रो ऑफ डाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेट वन इन इवन थ्रो। सो यहाँ पे वन इन इवेंट का क्या मतलब है? इवन नंबर मालूम है? यस सर। इवन नंबर क्या होता है? सेकेंड थ्रो में मिल जाए, फोर्थ में मिल जाए, सिक्स्थ में मिल जाए, एट्थ में मिल जाए, 10th में मिल जाए। इवेंथ थ्रो जब हो तभी वन मिले। तो दो बातें हो सकती है। क्या क्या बातें हो सकती है, जल्दी से बोलो। पहली बात क्या हो सकती है सर कि पहला मान थ्रो करेंगे लो, तब तो देखो ध्यान से, पहला लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन, क्या हो जाएगा? 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग वन क्या होगा, जल्दी से बोलो, क्या हो जाएगा? 5/6। बोलो हाँ या ना। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या बोल रहा है, क्या होगा? अब दिमाग लगाना है। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, इवेंथ थ्रो में अपने को क्या मिलना चाहिए? वन मिलना चाहिए। यानी पहले थ्रो में वन ना मिले तो दूसरे थ्रो में मान लो मिल जाए। और क्या हो सकता है? पहले थ्रो में ना मिले, दूसरे थ्रो में ना मिले, तीसरे थ्रो में ना मिले, चौथे थ्रो में मिल जाए। और क्या हो सकता है, जल्दी से बोलो। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? पहले में ना मिले, दूसरे में ना मिले, तीसरे में भी ना मिले, चौथे में भी ना मिले, पांचवें भी में ना मिले, सिक्स्थ में जाके मिल जाए। ऐसे करके ये सीरीज कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। यही पॉसिबिलिटी होता है ना। कोई जरूरी है कि सेकंड में ही मिल जाएगा? कह रहा है कि इवेंट थ्रो में मिले। इवेंट थ्रो तो कोई भी हो सकता है ना, तो ये पॉसिबिलिटी बनी। तो इसको अगर तुम ध्यान से देखोगे, 5/6 प्लस क्या है बेटा? 5 क्यूब अपॉन 6 रेज टू द पावर 4 प्लस 5 अपॉन कितना है बेटा? 6 रेज टू द पावर 6 प्लस क्या? 5 रेज टू द पावर कितना है? 5। 5 रेज टू द पावर 7 अपॉन 6 रेज टू द पावर 8, ऐसे करके जाएगा। अच्छा, तो ये हमारे पास 5/6 रेज टू द पावर 2 अगर कॉमन ले लिया तो 1 प्लस कितना हो गया? 5 स्क्वायर अपॉन क्या हो गया? 6 स्क्वायर प्लस क्या हो गया? जल्दी से बोलो। 5 रेज टू द पावर 4 अपॉन 6 रेज टू द पावर 4। और इसको देखेंगे तो ये इनफाइनाइट जीपी है। इनफाइनाइट जीपी का सम कितना होता है? a अपॉन 1 माइनस आर। क्या होता है? a अपॉन 1 माइनस आर, यही ना होता है? तो दिस इज इक्वल टू 5/36 इंटू 1 अपॉन क्या हो गया? 1 माइनस 5 स्क्वायर/36। कैलकुलेट कर लोगे। 5/36 इंटू क्या हो गया? 36/11 कैंसिल हो गया। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया? 5/11। तो इवेंट थ्रो में मिलेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 5/11। This is the end of the chapter, but the discussion of question is still pending. Okay, तो in the next class we will discuss about the question. I hope कि आप करके आओगे और पूछोगे। यानी नेक्स्ट क्लास क्या, नहीं कब, एक साल बाद नहीं, कल ही का क्लास होगा। You just complete। अब क्या क्या करना है देखो। कंप्लीट एक्सरसाइज कौन सा? 19.1 19.2 इतना तो कर ही लोगे। 6-7 क्वेश्चन बचे हुए हैं। और ट्राई योर सेल्फ 1 हो गया। देखो खतरनाक ट्राई भी हो गया। इसे लगा कि नहीं मैं चला जाता हूँ, ये हमें परेशान कर रहे हैं। कह रहे, सर कोई नहीं, आप बोल दो। अरे नहीं बोल सकते। 19.1 19.2 along with try yourself। ठीक है भाई, along with try yourself। try yourself समझते हो ना? हाँ जी। 19.1 19.2 try yourself और सेट 2। ये टोटल जो है ना, इसमें जो क्वेश्चन होने वाला होगा 1 आवर का होमवर्क है। 1 आवर में आपको इसको कंप्लीट करना है, ठीक है? और कल डिस्कशन कर लेंगे। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। दिस इज ब्लेस यू। दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर ऑल्सो, क्योंकि इसमें आज इसको भी शुरू करते अगर डिफरेंशिएशन के बाद,
तो पता चला आधे में जाके अटक जाता है, तो फिर कहते हैं कि एक दिन में 2 चैप्टर हो गया, तो एक दिन में 1 चैप्टर। एक क्लास यानी कल के क्लास इसकी डिस्कशन का क्लास रखेंगे, ठीक है। कल का क्लास इसका डिस्कशन के क्लास, डिस्कशन उस पर डिपेंड करता है कि आप कितनी देर तक क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं, उसी पे डिस्कशन डिपेंड करता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो है 3D चैप्टर है, ये 50% चैप्टर है, दैट इज इन 11th एंड 12th, ये दोनों मिला के होते हैं, ठीक है। आप जब एनसीईआरटी चाहो तो एनसीईआरटी भी कर सकते हो, एनसीईआरटी की भी क्वेश्चन है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, चलो, थैंक यू सो मच, गो एंड एंजॉय। थैंक यू सर। हाँ जी। थैंक यू सर। सर एक चीज पूछनी थी।